जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा जो गद्य की विविध विधाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट किताब है आपके लिए, उसमें हम उपन्यास विधा पे चर्चा कर रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेज हमने देखा कि किस तरीके से जो विभाजन है प्रेमचंद जी से पूर्व, प्रेमचंद युगीन, चंदोत्तर, तो उसमें भी अब जो उपन्यास की श्रेणी में हम आज करने वाले हैं वो आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे हम किन्हें जानते हैं, उन पे विस्तार से बात करने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा ऐतिहासिक, सामाजिक के अंतर्गत भी कई कैटेगरी की गई है कि कौन से उपन्यासकार किन मतलब एक तरीके से आधार रहा है उपन्यास का, उस पे बात की है। जैसे आप वृंदावन लाल वर्मा जी को आपने देखा, अमृतलाल जी को देखा या चतुर्सेन शास्त्री जी को, ये लोग ऐतिहासिक आधार को थोड़ा ये भी है कि प्रामाणिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो है इतिहास लेखन को आधार बना के उपन्यास लिखे हैं। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि इंडेक्स में, हमने प्रीवियस के क्लास में ही आपको दिखाया था कि इंडेक्स के आधार पे हम देख रहे हैं। हालाँकि अब आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया है कि हम कहाँ तक अभी तक पढ़े हैं और कितना पढ़ना है। तो समराइज़ करते हैं सब मिला के, आज जो हम करने वाले हैं, वो आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे कौन-कौन से उपन्यासकार जो फ़ेमस हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले बता दें, जो भी स्टूडेंट आज नए आएँगे चैनल पे, उससे पहले वो शुरू से प्लेलिस्ट जो अपडेट है वहाँ से स्टार्टिंग से देखें तो ही अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये विधा आपके लिए चल रहा है। और कोई भी एग्ज़ाम आप हिंदी से रिलेटेड लें, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, कोई भी, जहाँ पे भी गद्य में उपन्यास लगा है, ये सभी के लिए समान दृश्य उपयोगी क्लास होने वाला है ना? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने हो सकता है आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे जिसे भी पढ़ा हो, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि आंचलिक उपन्यासकारों के तौर पे तो हमने जो है फणीश्वरनाथ फिर रेणु जी को देखा है, क्योंकि मैला आंचल उसी को आंचलिक उपन्यास की श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि शिवपूजन जी की देहाती दुनिया को भी कभी-कभी कहा जाता है। पर यही 1-2 आंचलिक नहीं है, फिर आंचलिक उपन्यास के एक ढर्रे पे बहुत सारे लेखक हुए, उन्हें भी हमें समझना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे आंचलिक उपन्यासों में रेणु जी का समय तो मान लो 21 से 77 आपने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैला आंचल का अगर समय देखें तो 21 से लेके 77 के बीच में, आज़ादी से पूर्व से लेके आज़ादी के बाद के कालखंड को फणीश्वरन जी ने बहुत ही करीब से देखा। और फिर आप मैला आंचल में भी देखते हैं कि बीच-बीच में आपको स्वतंत्रता के समय का 1954, मतलब बहुत जल्दी स्वाधीनता आंदोलन से ही सब किसी तरीके से सब उसी में लगे पड़े थे और आज़ादी मिली। आज़ादी से पूर्व से बाद तक की जो उठा-पटक का दौर है, मैला आंचल में सब चीज़ें आप देखते हैं। सामाजिक जनजीवन है, राजनीति क्या चलता है, कैसे चलता है, धर्म कैसे काम करता है, बहुत चीज़ें हैं आपको। तो ये मैला आंचल इनका 1954 में आता है। ऐसी ही एक परती पर कथा 57 में, दीर्घतपा इनकी रचना 63 में, जुलूस 1965 में। कितने चौराहे? 66 में। ये जितने भी रचनाओं के बारे में हमने बताया, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं इनकी रचनाओं में। यानी आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे रेणु जी 21 से 77, मैला आंचल 54, परती पर कथा 57, दीर्घतपा 63, जुलूस 65, कितने चौराहे 66। और इसी तरीके से एक पलटू बाबू करके है, तो पलटू बाबू का समय देखेंगे तो 1779। ये तो अभी हमने बात किया कि रेणु जी को अगर देखें तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और हमने समय भी बताया कि इतने से लेके आपको ये जो है रेणु जी के बारे में है। लेकिन फिर दूसरे नंबर पे आप आ रहे हैं तो फणीश्वर प्राण रेणु को छोड़ दें, तो अगर हम कहते हैं कि कौन और आंचलिक है, तो आंचलिक के तौर पे यहाँ पे 1910 से 98 का जो समय है, वो बताया गया है नागार्जुन जी का। तो नागार्जुन जी यानी इसके पहले ही आ गए, तो 1910 से 98, क्योंकि रेणु जी का समय तो 21 से उनका जन्म शुरू होता है। तो नागार्जुन जी बहुत ही लंबे कालखंड को उन्होंने देखा, आज़ादी से पहले के बाद तक। और इसलिए आप उनके उपन्यास में वो विद्रोह, वो तेवर देखते हैं, जिसमें एक तरीके से समाज में क्या विषमता की खाई वैसे की वैसी रही, समाज आज़ादी से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, लोगों ने पहले क्या आकांक्षाएँ रखी थी और बाद में क्या पूरा हुआ, वो सब वो देखे होते हैं अपने सामने। इसलिए इनके उपन्यास में अगर देखें, तो जैसे बलशनामा करके 1952 में, है ना, उपन्यास है। दुखमोचन आया 1957 में, तो 52 आज़ादी के जो साल बाद, 3 साल बाद जो है 47 में आज़ाद हुए, 5 साल बाद बलचनामा, दुखमोचन 57 में, वरुण के बेटे 57 में दुखमोचन भी लिखा, वरुण के बेटे भी लिखा, देवेंद्र सत्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे देवेंद्र सत्यार्थी, इनको भी आपको पढ़ना है एज ए आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे। फिर ऐसे ही रुद्र काशिके को पढ़ना है, उदय शंकर भट्ट जी, इनको पढ़ना है। तो आपको ये देखना है कि किसका-किसका नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा रांगे राघव जी का नाम दिया गया है। इसके अलावा राजेंद्र अवस्थी जी का दिया है।
अब जैसे आप बड़ीश्वरनाथ रेणु का तो ठीक है, मैला आंचल पति परिकथा दीर्घ तपा जुलूस, और इनके समय को भी आपको पूछते हैं कि क्रम से लगाने के लिए आता है कि मैला आंचल 54 में, तो परती कथा 57 में, तो दीर्घ तपा 63 में, जुलूस 65 में। यानी अच्छा खासा 2-3 साल लिखने में एक रचना है, टाइम लगा है। उपन्यास आप देखते भी हैं, कोई कहानी के जैसा होता नहीं, एक ही अंश होता है, पूरे जीवन का वृत्तांत होता है। अब यहाँ पे जो इनका जो नागार्जुन जी का है, तो उसमें बलशनामा करके 52 में और दुखमोचन वरुण की बेटी 57 में, और जो रुद्रकाशिकी जी का नाम दिया गया, इनके जो उपन्यास है 1952 में आया रुद्रकाशिकी का, ये नाम है इसका बहती गंगा 1952। उदय शंकर भट्ट 1898 से 66 का समय। सागर लहरे और मनुष्य कई बार एग्जाम में आया है कि ये किसका है, तो ये ध्यान रखना है, ये उदय शंकर जी का है। सागर लहरे और मनुष्य 1956। ऐसे ही लोक परलोक करके 58 में आया, ठीक है, लोक परलोक। रांगे राघो 1923 से 62, कब तक पुकारूं, है ना, कब तक पुकारूं करके हो गया इनका। इसके बाद राजेंद्र अवस्थी 1930। तो राजेंद्र अवस्थी का जो समय है वो कब है, राजेंद्र अवस्थी जी का समय है 1930 में। सूरज किरण की छाव 1959, जंगल के फूल 60 और जाने कितनी आंखें 1969। ऐसी बलभद्र ठाकुर, है ना, तो बलभद्र ठाकुर का अगर देखें तो एक एक लोगों का आप देखें तो जैसे हैं बलभद्र ठाकुर, इनका है समय क्या है। फिर बलभद्र के बाद आप देखें तो रामदरस मिश्र जी हैं, केशव प्रसाद मिश्र जी है ना, शिव प्रसाद सिंह करके हैं। तो अगर क्रम से देखेंगे आप तो जैसे बलभद्र ठाकुर हैं, इनका मुक्तावली करके 1958 में, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में 60 में है, घने और बने 1961 में है, और ऐसे ही लहरों की छाती पर 1962 में है। रामदरस मिश्र का है पानी के प्राचीर 1961 में है, जल टूटता हुआ 1969 में है। कोबर की शर्त, कोबर की शर्त केशव प्रसाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, केशव प्रसाद मिश्र का कोबर की शर्त। और ऐसे ही यमुना दत्त वैष्णव, इनका क्या है, शैल बुद्धू। राही मासूम रजा का आपने नाम सुना होगा, तो इनका कौन सा रचना है उपन्यास के क्षेत्र में देखें तो राही मासूम रजा का आधा गांव, है ना। और इनके अलावा जो है शिव प्रसाद सिंह, इनका भी अलग अलग वैतरणी करके है, शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी 1967। सैलूस जी है, सैलूस जी का यहाँ पे दिया गया है कि सैलूस जी की रचना का नाम क्या है, तो मायानंद मिश्र हैं, सैलूस करके है, सैलूस रचना है बेसिकली। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको हो सकते हैं आपने किसी एक ही को पढ़ा हो, जैसे मैं बताऊं कि रेणु जी को जितना हम लोग आंचलिक के तौर पे जानते हैं, उतना शायद ही रुद्र काशिकी का नाम सुने हो, बलभद्र ठाकुर का सुने हो। लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जिनका नाम हम समानता नहीं जानते, रेणु जी का, नागार्जुन जी का, उदय शंकर भट्ट का, राजेंद्र अवस्थी का लगभग सब जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो हम लोग नहीं जानते उतना। पर क्वेश्चन आजकल उनका एक ही दो रचना होता है, बट बहुत ही क्रांतिकारी रचना होता है, इसलिए इसमें उन रचनाओं को जरूर ध्यान रखिएगा जिनका आपको खुद भी नहीं पता। जैसे हमने अभी ये बताया कि देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, है ना, और ब्रह्मपुत्र करके है। रुद्र के आशिकी का बहती गंगा, भट्ट जी का तो सागर लहरे मनुष्य फेमस है, लोक पर लोक, रागे रागों का कब तक पुकारूं, अवस्थी जी का सूरज किरण की छांव करके हो गया, और जंगल के फूल 60 में, जाने कितनी आंखें 1969 में। और आगे भी देखें तो मुक्तावली नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर, रामदरस मिश्र पानी का प्राचीर और जल टूटता हुआ, केशव प्रसाद मिश्र कोबर की शर्त, यमुना दत्त वैष्णव, सैल बधूर आई मासूम रजा का आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, और सैलूस, सैलूस का फिर यहाँ पे दिया गया है मायानंद मिश्र 1934, और फिर इनका दिया गया है कि माटी के लोग सोने की नैया। इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल जी का है, श्रीलाल शुक्ल के बाद है हिमांशु जोशी 1935, हर गुलाल करके हैं, इनका है, हर गुलाल के बाद है शैलेश मटियानी। श्रीलाल शुक्ल का अगर देखें तो राग दरबारी 1968 है, कागार की आग करके है। फिर ऐसे ही आप और भी लोगों को देखेंगे तो जैसे यहाँ पे दिया है विवेकी, विवेकी राय 1927, और इसमें भी विवेकी का बबुल 1964, पुरुष पुराण करके, लोक ऋण 77 में है, सोना माटी 84 में, समर से 98, मंगल, है ना, इनके अलावा नमामि ग्रामम करके है। तो ये जितने भी रचना है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 1968, हिमांशु जोशी का बुरसे तो फूल, अरण्य, कगार की आग, हर गुलाल, बबुल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, कोई भी ऐसी रचना आप देख रहे होंगे कि छूटा नहीं है गद्य में जो इन्होंने नहीं बताया हो। और ये नई रचनाएं पूछी भी जाती हैं, जैसे सलेश मटियानी का बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई,
किस्सा किसका है? नर्मदाबेन गंगूबाई, चिट्ठी रसैन, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, मनहर चौहान करके हैं, फिर और भी नाम लघुवर दयाल, योगेंद्र सिन्हा, शानी, मधुकर गंगाधर, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, रामदेव शुक्ल। इतने लोगों का नाम इन्होंने उल्लेख कर दिया, जैसे मनहर चौहान का है, शानी का है, मधुकर गंगाधर का नाम है, रघुवीर दयाल जी का है, योगेंद्र सिन्हा का नाम है। और फिर इनकी रचनाओं का भी, जैसे शैलेश मटियानी का देखे तो इनका बोरीवली से बोरीबंदर तक का, कबूतर खाना अगर देखे तो 1959 हौलदार, किस्सा नर्मदा बिन गंगूबाई, चिट्ठी रसायन करके हो गया, दो बूंद जल। और आगे कहते हैं कि मधुकर गंगाधर का मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो सुबह होने तक, ये भी कुछ रचनाएं हैं। मोतियों वाले हाथ हो गया, फिर से कहो 64, सुबह होने तक, रामदेव शुक्ल का ग्राम देवता और विकल्प 1986, भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़ आदि उल्लेखनीय है। रेणु जी जो थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी, अब इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि रेणु जी बेसिकली, इनको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा मैला आंचल। मैला आंचल ख्याति का आधार बन गया, और मैला आंचल में विषय वस्तु बिहार राज्य का वो पूर्णिया जिला, वहां का मेरीगंज, उसी को कथा का केंद्र बनाया गया। इस उपन्यास में पूरा अंचल ही एक नायक की तरह आ गया। हीरो कोई अलग से नहीं है, वो पूरा अंचल ही एक नायक है, वही हीरो है अपने आप में, वही पूरे समाज को प्रस्तुत करता है। उसका घटना सूत्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते हुए गांव की कहानी बन जाता है। उपन्यास की भाषा बिंब धर्मी और सजी हो गई है। मिट्टी की गंध शब्द बिंबों में आकर ग्रहण कर बोलती है। और रेणु की सबसे बड़ी विशेषता है कि भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित न करके व्यंजित करना। रेणु का स्वर आशावादी और संदेश मानवतावादी है, किंतु उपन्यास के अंत में तहसीलदार, अब वहाँ के पात्रों के संवाद के माध्यम से बताया गया है। वैसे ये तो लगभग मैला आंचल, जहाँ भी उपन्यास विधा लगा है तो मैला आंचल तो अक्सर सभी जगह पाठ्यक्रम में लगा ही होता है। वैसे भी चैनल पे हमने कराया है, तो मैला आंचल को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रचना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, वो अंचल ही पूरा नायक बन गया है। रेणु जी की प्रसिद्धि का आधार भी बिहार राज्य के पुरिया का मेरीगंज मैला आंचल में जो आता वही बना। और ये भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित ना करके व्यंजित करना, रेणु का स्वर आशावादी और संदेश कैसा है? मानवतावादी। लेकिन उपन्यास के अंत तक जब आते हैं तो तहसीलदार साहब के नाटकीय हृदय परिवर्तन को छोड़कर ये कहीं भी कथा पर आरोपित नहीं है। अब ये तो सिर्फ मैला आंचल की बात हुई, इनकी और भी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में परती पर कथा करके रचना आता है। तो जो परती पर कथा है, परती पर कथा में देखें तो पूर्णिया जिले के ही पारनपुर गांव की कथा को केंद्र में रखा गया है। कहाँ? पूर्णिया जिले के पारनपुर गांव की कथा को केंद्र में। इसमें रेणु जी ने आजादी के बाद गांव में टूटते बिखरते सामंती अवशेष और उनके बीच उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने का प्रयास किया है। पारनपुर गांव के जमींदार कौन थे? तो पारनपुर गांव के जमींदार है स्वर्गीय शिवेंद्र सिंह का बेटा जितेंद्र। ढहते हुए सामंती युग और नए युग के बीच की कड़ी है। क्या है ये? ढहते हुए सामंती युग और नए युग के बीच की कड़ी है। और वो जो है पारनपुर की दूसर परती को ट्रैक्टर से और वहाँ के लोगों के मन की परती को अपने जीवन विचारों से तोड़ता है। कोसी प्रोजेक्ट के रूप में वीरान परती को हरा भरा करने की योजना और पारनपुर गांव में जीवन के प्रति नया विश्वास होता है। इस उपन्यास में रेणु कथ्य और शिल्प दोनों पर मैला आंचल से एक कदम आगे बढ़े हैं। दीर्घ तबा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दीर्घ तपा 63 में, जुलूस 65 में, कितने चौराहे 66 में, पलटू बाबू रोड 79 में रेणु के अन्य उपन्यास हैं। राम रतन 1971 मैलू का जो रेणु का अधूरा उपन्यास, इसमें आंचलिकता का रूप वही रह गया जो मैला आंचल या परती में है। दीर्घतपा में बड़े बड़े शहरों में सफेद पोश द्वारा रुपए कमाने के लिए किए जाने वाले रूप व्यापार का पर्दाफाश किया गया है। जुलूस में पूर्वी बंगाल के, अब देखिए जो जुलूस है इसमें क्या है, तो जुलूस में जो है पूर्वी बंगाल के आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान गया है। कितने चौराहे करके है, वो किसका है? तो यहाँ पे बताया गया जो इनकी कितने चौराहे करके रचना है। कितने चौराहे में आप देखेंगे कि जैसे दीर्घतपा है, तो दीर्घतपा में बड़े बड़े पैरों में सफेद पोश द्वारा रुपए कमाने के लिए है। ऐसे कितने चौराहे में अगर देखें तो आजादी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों के संघर्ष को चित्रित किया गया है। पलटू बाबू रोड करके, इसमें कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। रुद्रकाशिके का क्या है उपन्यास का नाम? बहती गंगा। तो बहती गंगा में रुद्रकाशिके जी ने क्या चीज किया है? इसमें ये बताते हैं कि रुद्रकाशिके का बहती गंगा उपन्यास आंचलिक की नहीं ऐतिहासिक व्यवस्था, एक नया प्रयोग है। इसमें लेखक ने क्या किया है?
तो इसमें लेखक ने 200 वर्षों की ऐतिहासिक संवेदना को अलग अलग कथा सूत्रों के माध्यम से उभार कर मूर्त कर दिया। इसमें तीनों लोकों से न्यारी, काशी की मस्ती, मर्दानगी, स्वतंत्र प्रियता, नैतिकता भाव सब कुछ साकार हो उठा है किसमें, रुद्र काशिकी की बहती गंगा में। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में विविध जीवन संदर्भों को केंद्र में रखकर मिथिला अंचल की सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। वैसे उनके उपन्यासों ने आंचलिकता का अतिक्रमण किया। देखिए, नागार्जुन जी की जब रचना की बात करते हैं और इन्हें एक आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे देखते हैं तो कहते हैं, नागार्जुन जी वे तो विविध जीवन के केंद्रों को रख के ही खासकर अपने जो मिथिला है वहां को अंचल की सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण करते हैं। वैसे उनके उपन्यासों ने आंचलिकता का अतिक्रमण किया है। उनके सामने जो मिथिला अंचल है उसका सांस्कृतिक परिदृश्य अवश्य, किंतु उनका लक्ष्य ग्रामीण जनता के शोषण और उनके स्रोतों को उजागर करना है। उनके शोषित पात्र अपने वर्ग सूत्रों को पहचानते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं। नागार्जुन का लक्ष्य क्या है? मिथिलांचल को सामने रखकर पूरे देश के ग्रामीण समाज की दुर्दशा तथा सामाजिक अंतर्विरोध को मूर्त करना। ऐसे ही देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने ब्रह्मपुत्र में देवेंद्र सत्यार्थी जो है देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के तटवासियों के जीवन संघर्ष को उनकी समस्त आंचलिक विशेषताओं के साथ साकार किया है। ऐसे ही उदय शंकर भट्ट हैं, और उदय शंकर भट्ट का यदि देखें तो सागर लहरे और मनुष्य, सागर लहरे और मनुष्य में क्या चीज दिखाया गया है? इसमें बंबई के समीपवर्ती बरसुआ गांव के मछुआरों की जीवन गाथा लिखी है। इनके दूसरे उपन्यास का नाम क्या है? तो लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर नई सभ्यता का प्रभाव। रंगे रागों की कब तक पुकारू में क्या चीज है? तो राजस्थान के नटों का जीवन चित्र। लेखक ने नटों के सामाजिक जीवन, आचार विचार, कायदे कानून तथा यौन नैतिकता को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अपने एक दूसरा उपन्यास क्या नाम है इसका? धरती मेरा घर। धरती मेरे घर में क्या है? अपने राजस्थानी लोह पीटों की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया गया। इन उपन्यासों में लेखक का स्वर मानवतावादी, उसने पूरी सहानुभूति के साथ पिछड़े हुए इंसानों को इंसान के रूप में सामने लाने की कोशिश की है। राजेंद्र अवस्थी ने सूरज किरण की छांव में, देखिए यहाँ पे नाम क्या है? राजेंद्र अवस्थी, इन्हें सूरज किरण की छांव में बस्तर के गोंडों के जीवन को केंद्र में रखकर, किनके जीवन को केंद्र में रखा है? तो गोंडों के जीवन को केंद्र में रखा है। ईसाइयों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या भी इसमें अनुषंगिक रूप से आया हुआ है। तो राजेंद्र अवस्थी का क्या हो गया? सूरज किरण की छांव में। जंगल के फूल में भी अगर देखेंगे तो बिस्तर के गोंडों की कहानी ही कही गई है। इससे गोंड जाति आज भी आधुनिक सभ्यता से अलग अपने वन, घाटियों, नदी नालों, पशु पक्षी, देवी देवता तथा रूढ़ियों और संस्कारों से जुड़े आदिम संस्कृति में ही जी रहा है। यानी राजेंद्र अवस्थी जी ने जब ये रचना लिखी कि सूरज किरण की छांव में, तो सूरज किरण की छांव में मतलब क्या चीज है? ये गोंडों के जीवन को, यानी जो जनजातियां गोंड, उनको केंद्र में रखकर लिखा गया है। और ईसाइयों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या भी सबके सामने रखा गया है। और ये गोंड जाति जंगल के फूल में भी बिस्तर के गोंडों की कहानी की गई है। आगे कहते कि मूल उद्देश्य क्या था, क्यों ये लिखा गया, उसके पीछे कुछ तो मूल वो होगा। तो कहते हैं मूल उद्देश्य ये था कि जो बस्तर है वहाँ का जो घोटुल जीवन है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के निवासी हैं, रीति रिवाज है, वो सब सब उनके जीवन को समग्र रूप में समझ पाए। निश्चय ही वो अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। और ऐसे ही जाने कितनी आंख में बुंदेलखंड एक गांव है बीजा डाडी, तो बुंदेलखंड का एक गांव है बीजा डाडी, इनकी कहानी कही गई है जाने कितनी आंख में। लेखक ने ये लक्षित किया कि द्वितीय महायुद्ध के समय तक गांव में कुछ नहीं बदला था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब समझ 39 से 45 तक कुछ नहीं बदला। धार्मिक रूढ़ियां, जातिगत भेदभाव है, गरीबी है, दलबंदी है, सब कुछ तो ऐसे ही चला रहा था। और गांव में ब्राह्मण कन्या सुवेगा का कुर्मी युवक का कमलापति के साथ भाग जाना, ये सब चीजें मतलब गांव में ये जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि सामाजिक आधार पे वंचना का शिकार होना व्यभिचार माना जाता, प्रेम संबंध को स्वीकृति नहीं थी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। यानी समाज में बस्तर के घोटुल जीवन के बाद जब जाने कितनी आंखें लिखा गया तो वहां भी बताते कि कुछ भी बदला नहीं था। धार्मिक रूढ़ियां थी, जातिगत भेदभाव था, गरीबी था, दलबंदी था, सब तो था। तो इस तरीके से गांव में एक ब्राह्मण की कन्या है सुवेगा, और सुवेगा का कोई कुर्मी लड़का है कमलापति। अब जैसे सुवेगा है वो कमलापति के साथ भाग जा रही है, वो बहुत पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी घटना है। ऐसा लग रहा है और कोई काम नहीं है गांव में, बस ये है कि वो भाग गई, क्यों भागे। उतनी ही बड़ी जितनी जापान में जैसे एटम बम गिरा। अब सोचो जापान में एटम बम गिरना पूरे मानवता की त्रासदी को किसी के प्रेम संबंध से जोड़कर इतना बड़ा मुद्दा यहाँ मनाया जा रहा था।
ये दिखाकर लेखक ने बताया कि देखो गांव की जातिगत संकीर्णता कितनी ज्यादा है। उपन्यास के शिल्प पर मैला आंचल का भी प्रभाव दिखता है। बलभद्र ठाकुर भी अगर देखें तो आंचलिक उपन्यासकारों में इस श्रेणी में आते हैं और उन्होंने हिमालय के लोक जीवन को, यानी जो बालभद्र ठाकुर हैं, इन्होंने हिमालय के लोक जीवन को केंद्र में रखकर कई उपन्यास लिखे। और उपन्यासों में आप देखिए कौन कौन से उपन्यास हैं। मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, घने और बने लहरें, ये घने और बने लहरों की छाती पर ये करके, इनमें क्रमशः आपको मणिपुर, नेपाल, कुल्लू और अंडमान निकोबार के निवासियों को जीवन दिखाया गया है, यानी यहाँ के निवासियों का जीवन। श्री ठाकुर जो है, बलभद्र ठाकुर ने उपयुक्त अंचलों के जीवन को नजदीक से देखा और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उनका वास्तविक चित्रित भी हुआ। रामदरस मिश्र की गणना भी आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है, यद्यपि उन्हें मात्र आंचलिक कहने से तो संतोष नहीं होता। मिश्र जी के दो उपन्यास पानी के प्राचीर और जड़ टूटता, तो ये पानी के प्राचीर और जड़ टूटता हुआ। तो रामदरस मिश्र की गणना किन में की जाती है, ये चीज ध्यान रखना है। और बाकी दो हैं, पानी के प्राचीर, जड़ टूटता हुआ। पानी के प्राचीर में आप देखेंगे तो एक एक उपन्यास में एक है पानी के प्राचीर, गोरखपुर जिले के पांडीपुरवा गांव को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें घिरे हुए इस गांव की दारुण कहानी का चित्र लेखक ने बड़ी कुशलता से खींचा है। उपन्यास का जो संघर्षशील पात्र नीरू गरीबी से जूझता हुआ क्रमशः गजेंद्र सिंह राय साहब और सरिया मिल की नौकरी करता है, लेकिन उसका सारा जीवन संघर्ष की कहानी बनकर रह जाता है। ऐसे ही जड़ टूटता हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपको जड़ टूटता हुआ में क्या दिखाई देगा। जड़ टूटता हुआ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जीवन चित्रित है। यहाँ नीरू का स्थान सतीश ले लेता है। सतीश निरंतर अभाव से जूझता रहता है, यानी नीरू का स्थान सतीश, और सतीश निरंतर अभाव से जूझता रहता है। गांव की गरीबी तो ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। उल्टे फैशन, दलबंदी, टूची राजनीति, स्वार्थ प्रथा तथा अधगस्ती, मूल्यहीन शिक्षा ने लोगों की सहज मानवीय संवेदना को भी पोतरा कर दिया। लेखक ने पूरे गांव को उसकी जटिल यथार्थता में साकार कर दिया। देखा जाए तो अभी तो देश के बहुसंख्यक लगभग इसी स्थिति में थे। ऐसे ही अगर आप देखें पांडीपुरवा, पांडीपुरवा का यथार्थ पूरे देश का यथार्थ, इसलिए मिश्र जी के उपन्यासों को मात्र ये आंचलिक कहना उचित नहीं है। तो जो पांडीपुरवा गांव का यथार्थ पूरे देश का है। अब देखिए केशव प्रसाद जी, ये भी आती है, इनकी कोबर की शर्त जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, कोबर की शर्त करके। दरअसल ये कोबर की शर्त जो है ना, इसमें बलिया जिले के दो गांव बलिहार और चौबेपुर, चौबेपुर गांव पहले भी आपने सुना होगा। और केशव प्रसाद मिश्र के जो कोबर की शर्त इनका उपन्यास है, जो कि बहुत ही फेमस है, इसमें भी दो गांव का जिक्र है और गांव का बता रहे हैं कि एक बलिहार और चौबेपुर है। बलिहार और चौबेपुर को केंद्र में रखकर इन्होंने लिखा। लेखक ने इस अंचल के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उच्छ्वसित चित्र अंकित किया। और इसके बाद अगर देखें तो यमुना दत्त वैष्णव, तो ये वो यमुना दत्त कौन, यमुना दत्त वैष्णव की शैल वधु में कुमायूं अंचल का जो है सांस्कृतिक जीवन दिखता है। ऐसे ही राही मासूम रजा के आधे गांव में आपको गाजीपुर जिले का वो जो गंगौली गांव है, उनके सिया मुसलमानों का जो जीवन है वो दिखता है। भारत का स्वाधीनता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध, देश विभाजन। अब देखिए किन विषय वस्तुओं को यहाँ पे उठाया गया, ये बताया गया है कि जो है भारत का स्वाधीनता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध, देश विभाजन, स्वतंत्रता प्राप्ति, जमींदार उन्मूलन जैसी घटनाओं का इन सिया मुसलमानों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा और उनकी मानसिकता में जो बदलाव आया, उसे लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से लक्षित और व्यंजित किया है। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह के अलग अलग वैतरणी 1967, यानी जो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, इनके अलग अलग, कहाँ पे ये देखना है हमको कि जो शिव सिंह जी हैं, शिव प्रसाद सिंह जी हैं, इनको कहा गया कि अलग अलग वैतरणी 1967 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में आने वाले बदलाव की बड़ी ही संश्लिष्ट चित्र खींचा गया है। कथा की केंद्र में करैता गांव है। वस्तुतः ये गांव आधुनिक भारत के सभी गांवों का प्रतिनिधित्व करता है और जमींदारी उन्मूलन के बाद गांव के जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक था, लेकिन ये बदलाव पुराने मूल्यों को तोड़कर एक तरह की रिक्तता छोड़ देता है। नए मूल्य उस रिक्तता को भर नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि गाँव में मूल्य दृष्टि वाले पात्रों का नितांत अभाव हो। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जग्गन मिश्र, जगन मिश्र जो है, खाते पीते किसान, शशिकांत मास्टर, देवनाथ, विपिन स्वरूप भगत, स्त्रियां, ये सभी पात्र मूल्यवादी हैं, किंतु जगन मिश्र को छोड़कर से सभी गांव छोड़ जाते हैं। क्रूर है, लंपट है, सत्ता प्रिय है, शोषक है, चरित्रहीन है, अवसरवादी पात्रों के सामने अपने आप को असहाय करते हैं। उपन्यास में आज के गांव का जीवन यथार्थ अपनी क्रूरता में साकार हो उठा है। तो खाते पीते किसान, शशिकांत, देवनाथ, खलील मियाँ किसान, विपिन जमींदार का बेटा, और इस तरीके से
कन्या दोनों सताई हुई स्त्री। और ये उपन्यास में आज के गाँव का जो जीवन है वो देखने को मिलता है। नए जीवन का संचार करने वाला कोई पात्र उपन्यास में उभर कर सामने नहीं आता। और आगे एक तरीके से सैलूस का नाम आता है। सैलूस भी आंचलिक उपन्यासकारों में ही आते हैं, सैलूस करके। सैलूस के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया कि 1989 की बात है। सैलूस में देखें तो क्या चीज आपको देखने को मिलता है। 1989 में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उभारा गया है। और इसी तरीके से लेखक नटों की उत्पत्ति बनस्पर बनाफर कबीले से ना मानकर सक कुषाण कबीले से मानता है। इसका मानना है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ से लेकर वाराणसी तक फैले हुए सक कुषाण कबीलों को पराजित किया, तो वे अपनी रक्षा के लिए विंध्याचल की घाटियों में छिप गए। काशी के प्रतापी क्षत्रप वनस्पर कुषण इसी कबीले में उत्पन्न हुए। वर्तमान जो नट है, उन नटों की उत्पत्ति बनस्पर कुषण के कबीले से ही हुई है। नटों के जीवन संघर्ष से गहरी सहानुभूति रखता है। कारण ये है कि लेखक ने उनके जीवन, आचार, विचार और संस्कृति का प्रामाणिक चित्र अंकित किया है। उपन्यासों में नटों के संघर्ष की धुरी कौन कौन है, तो धुरी में सावित्री एक ब्राह्मण कन्या है जो जुड़ावन नामक युवा नट के साथ भागकर उनके जीवन में घुल मिल जाती है। लेखक ने सावित्री के चरित्र को इतना महिमा मंडित किया है कि वो सामान्य मानवीय धरातल से ऊपर जैसी लगती है। बाकी जो नट के जीवन संघर्ष है उनको अपने व्यक्तित्व से इतना आसान बना देती है, यह अविश्वसनीय सा लगता है। ऐसी दुर्बलता के बावजूद उपन्यास लोक संस्कृति के एक विशिष्ट आयाम को उजागर करता है। मायानंद मिश्र, देखिए आपको आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में ऐसे ऐसे नाम सुनने को अब मिल रहे होंगे जो समानता आपने इसके पहले नहीं सुना होगा, है ना। आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे शायद ही आप इनके नाम पहले सुने हो। इसलिए हमने कहा कि अगर आप इन सभी लोगों को सुन रहे हैं उपन्यासकार के क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल अलग ही उपन्यासकार भी हैं। और यहाँ से ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आता, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे, और अभी भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे उपन्यास देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अब पूरी जो पुरानी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें पूछी जाएँ। आगे उपन्यास में कहते हैं कि मैयानंद मिश्र ने माटी के लोग सोने की नैया 1967 ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए माया, यहाँ पे मिश्र ने माटी के लोग सोने की नैया, और सोने की नैया मतलब यहाँ पे दिया 1967 में कोसी तटबंध क्षेत्र, मुख्यतः उदाहा घाट के उत्थान पतन से जुड़ी हुई मछुआ टोली की कहानी। उपन्यास में मछुआ टोली, इनके लोगों की गरीबी, अशिक्षा, ज्ञान, जड़ता, यानी यहाँ पे टोली के माध्यम से बताया गया कि एक ऐसा भी जो है साम्राज्य है जहाँ पे आपको अशिक्षा है, ग्लान। अरे ये चीज़ तो आप मैला आंचल में भी देख सकते हैं कि जब वो प्रस्तावना में, मैला आंचल के प्रस्तावना में यहाँ पे वो कहते हैं, तभी बता देते हैं कि जहाँ की हम बात करने वाले हैं वहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जब अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएं तो वही चीज़ बताएं कि अलग में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा। वही चीज़ आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कोसी तटबंध क्षेत्र, मुख्यतः उदाहा घाट के उत्थान पतन से जुड़ी हुई मछुआ टोली की कहानी है। उपन्यास में मछुआ टोली के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, ज्ञान, जड़ता, संकीर्णता और दैनिक जीवन का संघर्ष का अच्छा चित्रण देखने को मिलता है। उपन्यास के अंत में सरकारी प्रयत्न, योजनाबद्ध विकास, सहकारी खेती आदि से गांव का काया पलट हो जाता है। उपन्यास का ये अंत मछुआरों की मानसिकता को देखते हुए अविश्वसनीय सा लगता है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी देखें तो देखिए श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा था। श्रीलाल शुक्ल जी का अगर आप ऐसे ही राग दरबारी उपन्यास देखेंगे जो कि 1968 में लिखा गया, तो एक विशिष्ट उपन्यास की श्रेणी में श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास आता है। लेखक ने इसमें पूरा उपन्यास ही व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। और कथा का केंद्र देखेंगे वही शिवपालगंज गांव। लेकिन ये कथा भारत के किसी गांव की हो सकती है। क्यों हम ये समझे कि ये कथा जो राग दरबारी का है ये सिर्फ शिवपालगंज का है? ये शिवपालगंज को छोड़ के बहुत सारे गांव की कथा हो सकती है, ये बात समझने की है। और मुख्य जो समस्या है वो शिवपालगंज के कॉलेज की है, किंतु सारी समस्याएं स्वार्थ, मूल्यहीनता, अमानवीयता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति इसी के साथ जुड़ी है। गांव के आज की जीवन यथार्थ को उपन्यास में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। उपन्यास में एक ही बात खटकती है। देखिए जो राग दरबारी है वो राजनीति के क्षेत्र में तब भी प्रासंगिक था और आज भी है। ऐसा उपन्यास है, तो राग दरबारी तो अपने पाठ्यक्रम में भी लगा है। और इस तरीके से अगर आप देखें, उसको पढ़ें, तो राजनीति का क्या रूप हो सकता है वो आपको अलग अलग उसमें बहुत बढ़िया से व्यंग्यात्मक ढंग से श्रीलाल जी ने रखा है। तो व्यंग्यात्मक शैली में कथा का केंद्र शिवपाल को बना के, लेकिन ये शिवपाल का कहाँ कथा हो सकता है? शिवपालगंज जैसे मैला आंचल को सीधे ये कहा गया ना कि इसमें फूल है, धूल है, सूल है, सब कुछ है, पर इसको ये मान के चलो कि ये सभी जगह की कथा है।
ये नहीं कह सकते कि आप ये एक ही जगह का वृत्तांत है ना? तो अवसरवांछल, प्रपंचनैतिक गिरावट, यथार्थ सब कुछ तो देखने को मिल रहा है। उपन्यास में एक ही बात खटकती है, लेखक ने घटनाओं, स्थितियों, पात्रों पर ऐसा कोण से व्यंग किया है कि लगता है कि इसमें कहीं भी उसकी निजी भागीदारी नहीं है। इसलिए पाठक को उत्तेजित नहीं करता, स्थितियों को बदलने के लिए उसके मन को उद्वेलित नहीं करता। हिमांशु जोशी ने पहाड़ी गांव की दयनीय स्थिति का मानवीय चित्रण किया उनके उपन्यास। अब हिमांशु जोशी हैं, हिमांशु जोशी को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा हिमांशु जोशी में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, पहाड़ी गांव की दयनीय स्थिति। हाँ, तो दयनीय स्थिति का चित्रण इनके उपन्यास जो है, क्या नाम है, उपन्यास का नाम है कागार कगार की आग 1976। तो हिमांशु जोशी का जो है पहाड़ी गांव करके उसकी पहाड़ी गांव की क्या दयनीय स्थिति हो सकती है, तो इस दयनीय स्थिति को इन्होंने बताया है। इनके अलावा उनके मन को उद्वेलित नहीं कर, हिमांशु जोशी ने पहाड़ी गांव की दयनीय स्थिति का मानवीय चित्रण किया। इनके उपन्यास कगार की आग 1976 ईस्वी की विशेष चर्चा हुई। इसमें अल्मोड़ा जिले के लगौन गांव की कहानी भी कही है। लेखक ने ये दिखाया है कि सरकार की सारी विकास योजनाओं के बावजूद गरीब पहाड़ियों के जीवन में कोई खासा परिवर्तन नहीं आया जैसा हम लोग सोचते हैं। असामाजिक तत्व आज भी स्त्रियों की इज्जत लूट रहे हैं और गरीबों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं नजर आ रहा। असामाजिक तत्व आज भी स्त्रियों की इज्जत लूटते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, कच्ची शराब का धंधा करते हैं, पुलिस उनका ही साथ देती है। सबसे अधिक शोषणीय स्थिति स्त्रियों को ही तो है। उपन्यास के केंद्रीय पात्र गोमती की व्यवस्था सारी स्त्रियों की व्यवस्था है। कालिया कलिया खुशहाल राम तिरपन लाल से भी उसके रूप के प्यासे ही तो हैं। अंत में कलिया उसके पति पिरमा की हत्या कर देता है। गोमती काल भैरवी बनकर रात में उसको भी जला देती है और अपने बच्चे को लेकर अंधेरे में गुम हो जाती है। अभी भी पहाड़ी गांव रात के अंधेरे में ही जी रहे हैं। हर गुलाल के भीतरी कुआं, यानी हर गुलाल के भीतरी कुआं 1974 ईस्वी, इसमें बुलंदशहर के करौरा गांव की कथा को कहा गया है। हर गुलाल के भीतरी जो है हर गुलाल के भीतरी कुआं 74 में, इसमें बुलंदशहर की करौरा गांव की कथा गई है। लेखक ने उन्हीं सारी स्थितियों और विकृतियों को चित्रण किया जो अन्य आंचलिक उपन्यासकारों द्वारा दूसरे गांव को केंद्र में रखकर की गई हो। उपन्यास का अंत लेखक के सुधारवादी दृष्टिकोण का ही परिचायक है। विवेकी राय, विवेकी राय के बारे में बात करें तो सन 1924 ईस्वी के कई उपन्यास, बबुल 1964 ईस्वी, पुरुष पुराण 75, लोक ऋण 77, श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, सोना माटी 84 ईस्वी, समरसेस 88, मंगल भवन 94 ईस्वी, नमामि ग्रामम 97 और देश के बाद ये 2003 ईस्वी। तो विवेकी राय इनका है 1924 में, बबुल 64, पुरुष पुराण 75, लोक ऋण 77। यानी विवेकी राय की रचनाओं को देखेंगे तो विवेकी राय के कई उपन्यास है। बबुल 64 में, पुरुष पुराण 75 में, लोक ऋण 77 में, श्वेत पत्र 79 में, सोना माटी 84 में, समर शेष 88 में, मंगल भवन 94 में, नमामि ग्रामम 97 में और देहर के बार करके 2003 में है। इनमें अंतिम 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी विवेकी राय का अगर जब आप बबुल पढ़ते हैं, पुरुष पुराण पढ़ते हैं, लोक ऋण पढ़ते हैं, श्वेत पत्र रचना पढ़ते हैं, तो इन रचनाओं में आपको ये बताया गया कि कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में श्वेत पत्र, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्रामम और देहर के बाद 2003। इनमें अंतिम 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें 5 को आप श्वेत पत्र, सोना माटी, समरसेस, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, देहर के बारे इनको गिना सकते हैं। इनमें अंतिम 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विवेकी राय ठेठ गांव की जमीन से जीवन से बहुत गहरे जुड़े हैं। उन्हें गाजीपुर जिले के आसपास के गांव का विशेष अनुभव है और लोक ऋण में उनका स्वर आशावादी है। वे ये नहीं मानते कि गांव मर रहा है। वे क्या नहीं मानते कि गांव मर रहा है। वे ये अनुभव करते हैं कि गांव बेचैन है, उसका सांस्कृतिक हास्य जरूर हुआ है, लेकिन कई स्तरों पर वो जागा भी तो है। दबे हुए लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो गए हैं। गांव के पढ़े लिखे लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि उन पर लोक ऋण है। उन्हें पूरे मन से गांव की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सोना माटी गाजीपुर और बलिया के बीच लगभग 40-50 किलोमीटर के वृत्त में फैले हुए कराइल क्षेत्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया। तो इनका एक उपन्यास है सोना माटी। सोना माटी कहते हैं कि गाजीपुर और बलिया के बीच लगभग ज्यादा नहीं तो 40-50 किलोमीटर का जो क्षेत्र फैला हुआ है करेल क्षेत्र, वहाँ के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है और इसमें विवेकी राय का आशावाद दिखता हुआ सा प्रतीत आता है। उपन्यास का एकमात्र मूल्यवादी पात्र राम स्वरूप जो है सोना माटी में विवश नजर आता असहाय, उसका सगा ससुर हनुमान प्रसाद रावण की भूमिका में होता है और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि उसका सगा ससुर जो है मतलब कि उसका मतलब ये होता है कि किसी तरह हम पैसा उगाही करें।
और जब पैसा उगाही करें तो कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पे अपनी रचना शक्ति का परिचय दिया है। उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र संतोष कुमार त्रिवेदी, संतोषी पंडित, सुराज रामराज जयंती, जानकी नाथ संघर्षशील है। पूरा उपन्यास प्रतीकात्मक व्यंग्यार्थ से भरा पड़ा है। भूमिका में लेखक ने व्यंग्यार्थ की ओर संकेत किया है। रामराज अंततः देश को नहीं मिला, अब तो उसकी चर्चा भी बेकार सी हो गई। रही बात सुराज, सुराज अपने जनपदों में उतरते उतरते बुझ गया। दिल्ली से चला सुराज अंग्रेजों के बनाए स्टेशन से आगे कहाँ बढ़ सका। गांव गांव में सड़क का नारा खोखला साबित हो गया। हतप्रभ सूरज अपनी ही आत्मा जैसी उस अन्य प्रेमिका ग्रामवासिनी जनता से नहीं मिल सका, जो भगनास, उपेक्षित, कंठित और रुग्ण हो अधेक हो गई। लेखक ने सुराज रामराज जयंती सभी को प्रतीक रूप में माना है। सुराज जनता जयंती तक पहुंचने के लिए व्यग्र है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के चलते ये संभव नहीं है। और ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को तो बदलना ही होगा। इसके लिए जनशक्ति का आह्वान तो एकमात्र उपाय है। और जयंती जयंती जनशक्ति वो नारी शक्ति भी है, जो स्वराज के आह्वान पर संघर्ष छेड़ सकती है। स्वराज को जनता तक पहुंचने में बाधक व्यवस्था ही यहाँ सड़क के रूप में चित्रित है। सड़क बनना मतलब व्यवस्था का बदलना है। स्वराज ऊपर ही भटक गया, उसे जनता तक लाने के लिए व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और जनशक्ति के जागृत होने और संघर्ष छोड़ने पर भी ये संभव है। लेखक का स्वर पूर्णतः यहाँ पे आशावादी दिखता है। ऐसे ही देखिए मंगल भवन है, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जितने भी उपन्यास का उल्लेख किया गया है विषय वस्तु के साथ किया गया है। ये नहीं कि आपको उपन्यास का थोड़ा सा अंश बताया, ना उसके आगे का बताया, ना कोई पीछे का बताया, बस छोड़ दिया। उपन्यास में आपको यही चीज खासियत देखने को मिलेगा कि जिस भी वृत्तांत को उठाया गया है उसको संपूर्ण तन्मयता के साथ पूरी बातों को बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मंगल भवन है, तो मंगल भवन विवेकी राय का एक तरीके से महत्वाकांक्षी रचना है मंगल भवन। और इसकी रचना की मूल प्रेरणा मंगल भवन का मूल प्रेरणा देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा ही है। लेखक अनुभव करता है कि आज की राजनीति जीवी युग में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावों को जीवन क्षेत्र से खारिज कर दिया गया, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो अपने यशस्वी राष्ट्र की भावात्मक शौर्य गाथा को जनता के सामने रखे। इस शौर्य गाथा को सामने लाने के लिए उसने 1962 ईस्वी के चीन भारत और 1971 ईस्वी के पाकिस्तान भारत के युद्धों के संदर्भ शूद्र को मेजर जगदीश के साक्ष्य पर प्रस्तुत किया है। इस स्वर गाथा के साथ लेखक ने समकालीन ग्राम्य जीवन की संघर्ष गाथा और आधुनिकता बोध एवं मृत्युबोध जैसे आयातित काव्य मूल्यों की माला जपने वाले एकांत सेवी साहित्यकारों की भी विडंबना पूर्वक जो नियति है उसको उजागर किया है। ये सब होते हुए भी ये स्मरणीय है कि गांव ही लेखक का आराध्य देव है, इसलिए गांव के शूद के माध्यम से उसने समकालीन राष्ट्रीय मानस का साक्षात्कार किया है। आज राष्ट्रीय मानस की विचित्र स्थिति लगती है। संकट के क्षणों में तो ये एकता, शौर्य, त्याग, निष्ठा और प्रखर राष्ट्रीयता के बोझ से दीप्त हो जाता है, किंतु सामान्य स्थिति में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, सत्ता प्रियता, जाति संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता, इनके मानसिक रोगों से जर्जर स्थिति दिखाई पड़ता है। सत्ता प्रियता, जाति संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता के मानसिक रोगों से जर्जर दिखता है। प्रत्येक स्थिति में दोहन सामान्य जनता का ही होता है। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी आशा, विश्वास और आस्था का कोई स्रोत हमारे राष्ट्रीय मानस में नहीं आता। आगे के उपन्यास में जैसे नमामि ग्रामम, तो नमामि ग्रामम में क्या है? नमामि ग्रामम उपन्यास गांव स्वयं अपनी कथा कहता है। नमामि ग्रामम में ये गांव और रचनाकार एक ही है, अभिनय इनका ढांचा प्रचलित उपन्यासों से अलग है। गांव की दुर्दशा अलग अलग शीर्षकों में वर्णित है। स्वतंत्र भारत में गांव नितांत असंवेदनशील मगर बच्चों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। विकास योजनाओं का सारा पैसा ये लोग हजम कर जाते हैं और लगता है कि यहाँ तक आते आते लेखक निराश हो गया है। यदि आज के गांव की दुर्दशा की रेखाएं देखनी हो तो इस कृति को एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। देहरी के पार 2003 ईस्वी में आपका नवीनतम उपन्यास है। नाम क्या है इसका? देहरी के पार करके। और क्या कहते हैं कि जो देहरी का पार है, ये आपका देहरी का पार जो है आपका नवीनतम उपन्यास है। इसके माध्यम से श्री राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानेश्वर राय की एक रेल दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु के मर्मांतक आघात से मुक्ति का रचनात्मक प्रयास किया है। श्री राय की सृजनशील चेतना ने उन्हें इस आघात से उबार कर फिर से जीने की शक्ति भी दी है। ये उपन्यास साक्षी है कि आज भी श्री राय का कथाकार मृत्यु के सत्य से ऊपर उठकर जीवन के निरंतर के प्रति आस्थावान है। विवेकी राय के उपयुक्त दोनों ही उपन्यास को आंचलिक नहीं कहा जा सकता, किंतु सुविधा के लिए अन्य उपन्यासों के साथ इनकी चर्चा यही कर दी गई है। विवेकी राय बराबर लिखते जा रहे हैं, इतिहास उन्हें एक सफल ग्राम कथा शिल्पी के रूप में जरूर याद रखेगा। ऐसे ही आप देखेंगे शैलेश मटियानी।
शैलेश मटियानी जी जो हैं, इनके उपन्यासों का ज़िक्र किया गया है कि शैलेश मटियानी जी के 1-2 नहीं बल्कि 3 उपन्यास हैं। 3 उपन्यासों में आप देखेंगे तो बोरीवली से बोरीबंदर तक कबूतरखाना तथा किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का। अब शैलेश मटियानी के तीनों उपन्यास में जो बोरीवली से बोरीबंदर तक है या कबूतरखाना किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई है, इनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि बम्बई के विभिन्न जीवन संदर्भों को उभारा गया है। बोरीवली से बोरीबंदर तक में बम्बई की भागदौड़ में व्यस्त आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण, कबूतरखाना में बम्बई के भुलेश्वर मोहल्ले की गगनचुंबी इमारतों के कबूतरखाने जैसे फ्लैटों में रहने वाले मध्यवर्गीय लोगों के घुटते जीवन। तो जैसे सलेश मटियानी वगैरह जी जो भी इन लोगों ने लिखा है, इन लोगों ने जो समाज में सच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन वाली चीज़ें हो रही थी, उन्हीं को अपने विषय वस्तु का आधार बनाया है। जैसे सैलेश मटियानी, अब इनका आप देख रहे हैं मटियानी जी 3 उपन्यास, और तीनों उपन्यास बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतरखाना तथा किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई। इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? बम्बई के विभिन्न जीवन संदर्भों को उभारा गया है। बोरीवली से बोरीबंदर तक में बम्बई के वही भागम भाग दौड़ मतलब कि भागम भाग व्यस्त जिंदगी को दिखाया गया। आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण किया गया। कबूतर खाना में देखेंगे तो बम्बई के वही भुलेश्वर मोहल्ले के गगनचुंबी इमारतों के कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहने वाला वो मध्यवर्गीय लोग कैसे वो घुटते हुए जीवन की कहानी वो दिखाया गया। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई में बम्बई की कैसी सेठानियां हैं और सेठानियों के भी कैसे अनैतिक यौनाचार है उनको। इनके अलावा मटियानी जी की चर्चित उपन्यासों में हौलदार भी है। हौलदार के अलावा चिट्ठी रैसेन, चौथी मुट्ठी, दो बूझ जल, इसमें आदि अल्मोड़ा के पहाड़ अंचल के जनजीवन के चित्र भी अंकित है। और अपने परवर्ती उपन्यासों में मटियानी जी ने जनजीवन का सर्वांगी चित्रण करने का प्रयास भी किया है। मनोहर चौहान के हिरना सावरी में, एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ा सा देखिए इस तरीके से ना, जैसे शैलेश मटियानी हो गए, जितने भी लोगों का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, इनको आप समानता देखेंगे कि जैसे हमने पहले के उपन्यासकारों में देखा, तो जब जो समस्याएं थी नहीं उसको लोग उजागर कैसे करते हैं, लेकिन आंचलिक उपन्यासकारों में आप देख रहे हैं, चाहे नागार्जुन जी के तेवर हो, मैला आंचल के माध्यम से रेणु जी का हो, इन लोगों ने जो चीजें अपने लेखन में उन्हीं विषय वस्तुओं को ही उठाया है जो सच में उस समय समाज में बहुत दिक्कत कर रही थी। अब जैसे मटियानी जी का भी हमने बताया, अब इसके बाद मटियानी जी के बाद इनका मनोहर चौहान करके, मनहर चौहान, तो ये मनहर चौहान जी जो है ये भी आते हैं इसमें। तो मनहर चौहान जी ने कैसी रचनाएं रखी और रचना के विषय वस्तु क्या रखे, तो जैसे हिरना सावरी, मनहर चौहान ने जो रचना लिखी, नाम मान लीजिए उसका है हिरना सावरी। हिरना सावरी में छत्तीसगढ़ इलाके के एक गांव है, और गांव और कस्बे से जुड़े जो ग्वाला परिवार होता है, तो उनकी जो स्त्री है उसकी दारुण कहानी को यहाँ पे प्रस्तुत किया है ना। तो हिरना की कहानी कही गई, इसमें लेखक ने पूरे अंचल के जीवन को चित्रण तो नहीं किया है, लेकिन एक इलाके के माध्यम से एक कस्बे से जुड़े ग्वाला परिवार की एक युवती की कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस गांव के ही बारे में चित्रित कर दिया। इसमें लेखक ने पूरे अंचल के जीवन का चित्रण तो नहीं किया। रघुवीर दयाल सिंह के त्रियुगा में तिरहुत क्षेत्र की त्रियुगा नदी के तट पर रहने वाले जन समुदाय के जीवन के सुख दुख का अच्छा चित्रण किया गया है। ऐसे ही अब देखो श्याम परमार, अब जो श्याम परमार जी हैं, तो श्याम परमार के मोरझाल में मालवा के आदिवासी भीलों और योगेंद्र सिन्हा के वन के मन में सिंहभूमि हो जनजाति के जीवन का विश्वसनीय और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। शानी, शानी के उपन्यास अगर देखें तो शानी के उपन्यास काला जल में बस्तर के दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी कही गई है। कहानी दोनों परिवार की संपन्नता से आरंभ होती है और विपन्नता में समाप्त हो जाती है। दोनों परिवार क्रमशः टूटते जाते हैं और घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश हो जाते हैं। इसके बाद काला जल, काला जल कैसा उपन्यास है, तो काला जल इसी टूटन और घुटन का प्रतीक है। साल बनो, साल बनो किस चीज का है, इसके साल बनो के द्वीप में मड़िया जनजाति के जीवन यथार्थ का चित्रण है। और भी अगर देखें तो इसमें जैसे मधुकर गंगाधर, तो ये मधुकर गंगाधर कौन है, तो मधुकर गंगाधर भी अगर देखें तो आंचलिक में इनका भी नाम दिया है। मधुकर गंगाधर के मोतियों वाले हाथ में पटना नगर जो है, और पटना नगर के समीप जसवंत नगर कॉलोनी है, उसमें एक भद्र यानी सज्जन बंगाली परिवार रहता है। उसको केंद्र में रखकर कैसे वो उसमें विस्थापितों के दर्द दुख दर्द उनमें आते हैं। और फिर मधुकर गंगाधर का सिर्फ यही नहीं, मोतियों वाले हाथ करके, मोतियों वाले हाथ के अलावा भी देखेंगे तो इनके अलावा एक भद्र बंगाली परिवार को केंद्र में रखकर विस्थापितों के दुख दर्द को चित्रण किया गया है ना। और इनके अलावा देखिए फिर से कहो,
एक रचना है यहाँ पे दिया है फिर से कहो करके। तो जो फिर से कहो है उसमें आपको फिर से कहो में जो फिर से कहो है इसमें सोनारी गांव के एक हलवा इतवारी का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। सुबह होने तक में कोसी की भीषण बाढ़ के बीच उजड़ने बसरने को मजबूरन जनजीवन की गरुड़ गाथा के रूप में दिखाया गया है। ऐसे ही देखो रामदेव शुक्ल के ग्राम देवता में आपको क्या देखने को मिलता है? आजादी के बाद बदलते हुए गांव की जो जीवन यथार्थ चित्रण है वो दिखाया गया है। लेखक ने गांव में क्रियाशील प्रतिगामी और प्रगतिशील शक्तियों के द्वंद्व का अच्छा चित्रण किया है। लेखक ने लक्षित किया है कि आज भी गांव के जीवन को प्रतिगामी शक्तियां ही तो नियंत्रित कर रही हैं। जब वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित न होकर पूर्णतः मानवीय सरोकार पर आधारित हो, तो निर्विवाद है कि सभी राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति पर ही उतर आई हैं। इसके चलते वे अपने मूल्यवादी सिद्धांतों से हटकर सत्ता लोलुप हो गई हैं। लेकिन पूर्णतः मानवीय सरोकार भी एक अपरिभाषित अवधारणा ही है। लेखक में विकल्प की तलाश को लेकर जो बेचैनी है वो अवश्य ध्यान देने योग्य है। डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्त ने यह ठीक ही लिखा है कि इस उपन्यास में घटनाएं कम घटती हैं और सुनाई ज्यादा पड़ता है। विश्वास से अगले उपन्यासों में लेखक अपनी शिल्प संरचना संबंधी कमजोरियों को दूर करने का कोशिश करेगा। ऐसे ही भगवान दास जी हैं, तो भगवान दास जी का एक काला पहाड़ करके रचना है। उपन्यास की श्रेणी में भगवान दास मोरवाल का नाम क्या है? रचना का काला पहाड़। और जो काला पहाड़ इसमें कथा क्या है? काला पहाड़ में वही हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र की एक नगीना को केंद्र में, यानी हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र के एक गांव नगीना को केंद्र में रखकर काला पहाड़ लिखा गया है। मेवात क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीनों के सीमांत पर काले पहाड़ की छाया में बसा है। नगीना एक गांव नहीं है, पूरी मेवाती संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, सब तो मेवाती हैं। पर्व हो, त्योहार हो, जीवन हो, मरण हो, शादी हो, ब्याह हो, सब कुछ सबका है। साझी संस्कृति सब मेवाती, पर्व त्योहार जीवन मरण शादी ब्याह ये सब कुछ सबका है। और साझी संस्कृति की एक गौरवपूर्ण परंपरा हसन खां मेवाती में खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में न केवल बाबर का साथ देने से इनकार किया था, वरन राणा सांगा के साथ रहकर उससे युद्ध भी किया था। इससे लेकर देश के स्वतंत्र और विभाजित होने तक चली आई थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद इस क्षेत्र का विकास तो दूर, चुनाव की कुत्सित राजनीति के चलते यहाँ की साक्षी संस्कृति में भी दरार पड़ गया। सलेमी इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। उसकी मृत्यु के साथ उपन्यास का समाप्त होना इस बात का सूचक है कि अब इस गौरवपूर्ण संस्कृति की भी एक तौर से मृत्यु हो चुकी है। नगीना गांव में हम देश के सभी गांव का चेहरा देख सकते हैं। काला पहाड़ समकालीन भारतीय समाज की प्रदूषित मानसिकता को बिंबित करने वाला एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अब भारत जैसे विशाल देश में अभी अनेक अंचल उपेक्षित और मुख्य जन प्रवाह से कटे हुए हैं। संचार साधनों की आज भी कमी है। आधुनिक जीवन की सुविधाएं उनके लिए दुर्लभ सी प्रतीत होती है। अशिक्षा, अभाव और जड़ता से उनका जीवन जर्जर है। अनेक जातियां अभी सुदूरवर्ती प्रदेशों में शताब्दियों पूर्व का जीवन व्यतीत कर रही है। आज भी उन्हें जीवन की छोटी से छोटी सुविधाएं दुर्लभ ही है। इसलिए अभी आंचलिक उपन्यासों के लिए अनेक संभावनाएं विद्यमान है। आज के लेखक इन अंचलों को रूमानी दृश्य से ही नहीं, मानवीय करुणा के दृश्य से भी देख रहे हैं। इनके जीवन की वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। अनेक स्तरों पर होने वाले इनके शोषण का पर्दाफाश भी कर रहे हैं। इन्हें संगठन और संघर्ष की प्रेरणा दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का दृष्टिकोण चाहे जो हो, लेकिन साहित्यकार कभी भी मूल्यवादी दृष्टि से अलग नहीं हो सकता। वो आज भी मानवतावादी प्रहरी है। वो निरंतर मानवीय संवेदना का विस्तार करता है। और वैसे भी उपन्यास जो होता है वो जनजीवन के ज्यादा निकट होता है। अगर जनजीवन के निकट है और उनके बारे में ही नहीं कुछ लिखा है, तो फिर क्या ही वो उपन्यास के क्षेत्र में आएगा और उपन्यास के रूप में कैसे माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब प्रेमचंद उत्तर विविध स्तर पे जो शुरू होने वाला है, इससे पहले हम जो है कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और जो थोड़े से फैक्ट बचे हैं उसको भी कर लेते हैं साथ में। और जो भी आगे क्लास करेंगे हम साथ में जो क्वेश्चन है वो साथ ज़्यादा करते चलेंगे। अब क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना, तो ये है कि अब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप अच्छे से लगा पाएंगे और समझ भी पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको बोरिंग लग रहा हो, पर बोरिंग लगने का मैं कोई कारण नहीं देखती। मूल टेक्स्ट में आपके इसी तरीके से एक-एक उपन्यास जो है उपन्यास के कथ्य के साथ जो भी उपन्यास इम्पोर्टेंट है, उन सारे के बारे में चर्चा किया गया है। बाकी ये सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पहले ही आपको करा दिया है। देखिए यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन था आगे, और ये सारी चीज़ें बहुत सारे उपन्यास के हमने क्वेश्चन कर लिए थे।
तो यहाँ पे जितने भी हैं, अब इसके अलावा हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हमने जो है क्वेश्चन को ऐड कर दिया था कि आप डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए बराबर अपडेट के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस आप सुन रहे होंगे और फिर आपको आइडिया भी नहीं हो पा रहा होगा कि जो भी आता है लेक्चर वगैरह उसकी जानकारी हमें कैसे मिले। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा ना, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो बराबर अपडेट भी मिलता रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन है, जितने भी आपके उपन्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लगभग वो सारे ही करा दिए जाएंगे। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे 10 से 20 क्वेश्चन का, और पूरे उपन्यास 10 से 15 क्लास में आपके ख़त्म हुए हैं, तो लगभग सारा प्रैक्टिस में आपका आ चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उपन्यास ऐसी विधा है ना कि कुछ लोग पूछते हैं भी हैं कि कितना क्वेश्चन करें मैम, कहाँ से क्वेश्चन करें। तो हमने वैसे भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम आपको फैक्ट के साथ ही कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, फैक्ट भी करा रहे हैं, प्रीवियस के जितने क्वेश्चन हैं वो भी लगवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, एक बार देख लें। और इसके बाद जब आपका उपन्यास खत्म हो जाएगा पूरी तरह, तब हम लोग कहानी पे मूव करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने ऐतिहासिक उसमें पढ़ा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उच्च कोटि के समीक्षक थे। अब बताइए इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या उच्च कोटि के समीक्षक थे? ये साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? अब बाढ़ भटकी आत्मकथा आपको दिख गया, हालांकि डीएसएसबी देखिए टीजीटी में आया है, और ये बाढ़ भटकी आत्मकथा हम जल्दी ही चैनल पे कराने वाले हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट रचनाओं में से यूजी सेट के यूजीसी नेट में आपका यूनिट 6 है, उसमें भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्योंकि देखिए वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी लेखकों में आते हैं, और जब ऐसे कोई भी मानवतावादी आलोचक होता है तो 1946 में इनकी जो रचना है बाढ़ भटकी आत्मकथा ये आया, और इनका प्रसिद्ध ये जो उपन्यास है, और जिसकी कथा प्राचीन कवि जो बाणभट्ट जी थे और हर्षकालीन समाज इन पे केंद्रित है। आपको जो प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, भटनी और निपुणका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में मिलेंगे। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 73 में, अनाम ध्वज का पोथा 1976 में इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियों में से आता है। निम्न में से आंशिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण हो, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण हो, आंचलिक जनजीवन का चित्रण हो, आंचलिक भाषा का चित्रण हो। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, स्वाधीनता जो आंदोलन है, तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होता है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाज को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। आवारा मसीहा रचना के लेखक, तो आवारा मसीहा इसके लेखक का नाम क्या है? ये भी आप देखिए डीएसएसबी में पूछा गया है, और आवारा मसीहा आपके यूनिट 10 में लगा हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो लगभग और भी किसी भी एग्जाम में आप डीएसएसबी या टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठते हैं, तो अपने आप में वो ऐसे ही संपूर्ण आपकी तैयारी हो चुकी होती है। जो आवारा मसीहा इनके विष्णु प्रभाकर जी हैं, और आवारा मसीहा जो कि 1974 ईस्वी में, ये बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। इनकी जीवनी परक उपन्यास जिसपे काम किया है प्रभाकर जी ने। हिंदी के पहले जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है पहले जीवनीकार। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में है, तो ये भी आपके सिलेबस में 1944 में ये उनकी पत्नी शिवरानी जी ने लिखा, और कलम का सिपाही 1962 में करके अमृत राय उनके बेटे ने लिखा, और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही 1962 अमृत राय, कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल, आवारा मसीहा 1954 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी तरह अगर देखिए जैसे परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु में जो नायक क्या है? तो नायक का नाम आपसे पूछा गया कि बताओ परीक्षा गुरु के नायक का नाम इसमें क्या है? सुंदर लाल है, मदन मोहन है। तो आप पढ़ेंगे कि 4 दोस्त होते हैं, मदन मोहन, ब्रज किशोर, सोहन लाल, तो इसमें दिया कि नाम क्या है, तो मदन मोहन है। वही लाला रईस होते हैं ना दिल्ली के बहुत ज़्यादा, ब्रज किशोर इनके वकील दोस्त होते हैं, बाकी तो सब चाटुकार दोस्त होते हैं।
तो परीक्षा गुरु कब लिखा गया? 1882 में। अब मतलब ये समझिए कि जो यूजीसी नेट के आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो परीक्षा गुरु 82 में उपन्यास के नायक मदन मोहन, इनके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं और शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला उपन्यास माना। और ये कितने प्रकरण में विभाजित है? तो ये छोटे-मोटे मिला के कुल 31 प्रकरण में विभाजित है। पूरा उपन्यास नीतिपरक उपदेशात्मक है। देखिए आगे क्या है कि उपन्यास जो है हाँ, यहाँ पे उपन्यास का नाम दिया गया है, क्या है? सॉरी, ये मिट नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ये कहा गया है, उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका कौन है? सुषमा, प्रिया, मीरा, देवकी। तो 55 खंबे लाल दीवारी बहुत अच्छा उपन्यास है और इसमें एक महिला के संघर्ष को दिखाया गया कि लोग किस तरीके से जो है, जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदार हो जाता है, सारे लोग उसकी ज़िम्मेदारियाँ उस सब ज़िम्मेदारी तो उस पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके मन की भावनाओं को कोई समझने का प्रयास नहीं करता। तो इस उपन्यास में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। 55 खंबे लाल दीवारें कब लिखा गया? तो 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी में उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी नायिका सुषमा है। ये प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न कुंठा और यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। और जो है इनके अन्य उपन्यास में यही नहीं है, इनके अन्य उपन्यास भी हैं, जैसे उपन्यास में रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 84, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007, नदी 2013। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, अश्क, धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर जी। तो गिरती दीवारें इसमें किसका है? गिरती दीवारें 1947 ईस्वी अश्क का उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो नाम क्या है इसका? गिरती दीवारें। 1947 किसका है? अश्क जी का है। और गिरती दीवारों को क्या कहा जाता है? मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी। तो गिरती दीवारें लिखा है अश्क जी ने और इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार अश्क जी को कहा जाता है कि इन्होंने अपने उसमें बहुत अच्छे से मध्य वर्ग को व्याख्यायित किया है। गर्भराग 1957 ईस्वी, सितारों के खेल 1940 आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। महाकाल 1947 ईस्वी और महाकाल किसका है? अमृतलाल नागर जी का प्रथम उपन्यास है। जबकि रतिनाथ की चाची 1948 बाबा नागार्जुन का है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो प्रेमाश्रम। जो विकल्प दिए गए विकल्पों में अगर देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है प्रेमाश्रम, क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास जो प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी किसान जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है। जबकि जो निर्मला है 1927 ईस्वी में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। चोटी की पकड़, जो उपन्यास है चोटी की पकड़, ये चोटी की पकड़ की विधा है क्या? जीवनी है, संस्मरण, उपन्यास है, कहानी है? किस विधा में लिखा गया है? तो चोटी की पकड़ की विधा क्या है इसमें से? ये विधा है उपन्यास विधा। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। ये यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा तथा कुल्ली भाटी, ये सभी। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? नाम क्या है? सोया हुआ जल। और सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन या काशी का इतिहास। तो जो सोया हुआ जल उपन्यास है, उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, ये किससे है? और सामाजिक विसंगतियों का वर्णन। तो सोया हुआ जल उपन्यास किन चीज से जुड़ा है? डीएसएसबी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बताया है कि सोया हुआ जल उपन्यास जो है उसकी विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की, मतलब एक सराय में यात्री लोग ठहरे हैं तो रात भर की वो कहानी है, इसमें ये दिखाया गया है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास किसका है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बताया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास जो सोया हुआ जल है 1954 में, पागल कुत्तों का मसीहा 77 में, सूने चौखट 81 ईस्वी में है। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यासों में कुत्ते के प्रतीक के रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है।
सूने चौकटे 1981 ईस्वी उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार रहे हैं। चंदर है, सुधा है और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के ये सब पात्र हैं? क्या क्या नाम है? चंदर, सुधा और पम्मी। ये सब जो है चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सब पात्र हैं गुनाहों के देवता। और गुनाहों का देवता तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार रहे हैं। भारती जी के उपन्यासों में देखें तो गुनाहों का देवता 1949 में आया, सूरज का सातवां घोड़ा 52 में। तो इनका देखिए भारती जी का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी धर्मवीर भारती जी का अंधा युग तो बहुत ही ज़्यादा, वो भी एक कालजयी कृति है। लेकिन इनके अलावा देखिए गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में आया, 11 सपनों का देश प्रारंभ हुआ समापन करके। गुनाहों का देवता उपन्यास में जो चंदर और सुधा हैं उनके किशोर भाव प्रेम की करुण कहानी है। इनके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा, इनमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्यवर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखो कि सूरज का सातवां घोड़ा, तो जो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास उसको लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि है। 1981 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? तो ये लगे थे प्रेमचंद जी। यानी 21वां असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से ये त्यागपत्र दे दिए। और जब त्यागपत्र दे दिए उसके बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? इन्होंने सोचा कि अब तो पूरी तरह स्वतंत्र हो ही गए हैं, जिसकी वजह से हम इतने परतंत्र थे, परेशान थे। और जब आज़ाद हो गए, आज़ाद ख्यालों के हो गए, तो ये अपने आप को पूरी तरह से लेखन में समर्पित कर दिए। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, जल्दी मिलेंगे और भी क्लास में। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।